आपने कहा कि प्रधानमंत्री किसी काला कानून वापस ले नहीं रहे। देश की आवाम ने इनके छाती पर कोदो दरड़ के वापस कराया है। अगर इनकी रैलियों में भीड़ कम ना होती, कुर्सियां खाली ना होती और इनको उपचुनाव में वोट का चोट नहीं पड़ता, तो ये अहंकारी प्रधानमंत्री, दम्भी प्रधानमंत्री कतई भी इस कानून को वापस नहीं लेते। आपने शायद उनकी स्पीच नहीं सुनी, लाइव में जो आए थे उन्होंने क्या कहा था बता दो आप ही। उन्होंने कहा था कि ये जो मेरे देश के किसान हैं ये सड़कों में बैठे हैं, तो हम लोगों ने जो कानून लाए थे ये किसानों के हित के लिए लाए थे, लेकिन इन कुछ किसानों को हम समझा नहीं पाए, जब भी हम वापस ले रहे ताकि हम किसानों का अच्छा चाहते हैं, उन्होंने ये कहा था। अगर तो आपके कहने का मतलब हुआ जसोदाबेन जी को मोदी जी ने छोड़ा था तो अच्छा के लिए छोड़ा था। जसोदाबेन जी को समझा नहीं पाए, मन की बात कह नहीं पाए, उनसे तो सिर्फ आत्मीय मिलन की दूरी थी, उनसे थोड़ा ना फ़ोन कॉल की दूरी थी। क्यों नहीं समझा पाए बताओ ना आप, कैसी बातें कहते हो। हिंदू धर्म में मांग में सिंदूर भरना, अग्नि के साथ फेरे लेना कोई दस्तूर नहीं है। इस बात का सबूत है कि जिसके मांग में सिंदूर भरी जाएगी, जब तक वह महिला जिंदा रहेगी तब तक उसका पति उसका देखभाल करेगा। और अग्नि के साथ फेरे इसलिए लिए जाते हैं कि 7 जन्म जीने मरने की कसम खाई जाती है। ये तो एक जन्म में ही छोड़ दिया। राकेश से किसी ने कहा कि जो आंदोलन है ये अन्य देश मतलब बाहरी देशों में भी होगा ये आंदोलन। आज तक का पूरे विश्व में इतिहास रहा है, किसानों ने जो भी लड़ाइयाँ लड़ी, तानाशाह हुकूमत, जुल्मी हुकूमत, क्रूर हुकूमत के खिलाफ हुकूमत को घुटने टेकने पड़े। नरेंद्र मोदी जी, ये नरेंद्र मोदी नहीं, ये हिटलर का जुर्वा भाई है, समझिए, ये तानाशाह है। पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री जिसने अपने ही देश की आवाम को परेशान करने के लिए नित्य नए प्रयोग करता रहा और धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, भाषा और प्रांत के नाम पर अपने देश के लोगों को गुमराह करता रहा। बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है, जो माता पिता अपना पेट काट कर 2 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया जमा कर बच्चों का लालन पालन करते हैं, उस बच्चों के ऊपर भी नरेंद्र मोदी जी रोलर चलाने का काम करते हैं। ये यही जंतर मंतर है जहां यूपीएससी के छात्र दोनों तरफ, सड़क के दोनों तरफ बैठे हैं। क्यों बैठे हैं भाई? एक तरफ तो ओम बिरला की बेटी को आप लिटिल इंडिया के नाम पर सीधे ज्वाइंट सेक्रेटरी बना देते हो, अपने ही पार्टी के नेताओं के बाल बच्चे को आईएएस अफसर बना देते हो, और दूसरी तरफ जो देश की आवाम है, जो किसान मजदूर के बच्चे हैं, जो पढ़ाई लिखाई कर अपना सब कुछ सर्वस्व निछावर कर जब परीक्षा पास करते हैं, जिनको वर्दी देनी थी एसएससी जीडी के, आपने सुना होगा 2018 में वैकेंसी निकाली गई थी 60,210 पदों की। कौन लोगों ने फॉर्म भरा था भैया? देश के किसान मजदूर के बच्चे भरे थे। 58 लाख भारत के युवाओं ने फॉर्म भरे थे। उस 58 लाख युवाओं में कितने को पास किया गया, कितने से फिजिकल की, कितने को मेडिकल कराया? 1,09,000 लोग लास्ट में मेडिकल पास किया और उसमें से 55,000 को नियुक्ति पत्र दी गई, बाकी 54,552 छात्रों को भगवान भरोसे छोड़ दिया। आज यूपीएससी के छात्रों को देख लीजिए, 2 साल कोरोना काल में समय इनका खराब हुआ, इनको टाइम नहीं दे रहे। अरे भैया 2 साल कोरोना हुआ, 32 साल तक की उम्र में आप यूपीएससी एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, तो फिर क्यों नहीं दे रहे? एयरफोर्स में भी भर्ती घोटाला है। एयरफोर्स के आपने मृणाल सरकार, ये सब बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं, 100 से अधिक बच्चे हैं देश भर के, जिन्होंने हमसे फेसबुक के जरिए संपर्क करने की कोशिश की। अब सरकार देख रही है, मीडिया तो हमारा दलाल है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया दिखाएगा नहीं, तब सोशल मीडिया पर अंकुश लगाने का काम, चूँकि देश की आवाम सरकार से सवाल न पूछे और सरकार गुंडागर्दी करे, डकैती डाले, पॉकेटमारी करे, इसलिए। पंकज जी, आपने यूपीएससी का जिक्र किया, आपने एसएससी जीडी वालों का जिक्र किया, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी डीयू वाले अभी तकरीबन 20 दिनों से धरने पे बैठे हैं कैंपस को लेकर के, रीओपन, उस बारे में आपने एक बार भी जिक्र नहीं किया। नहीं, मैं पिछले दिल्ली यूनिवर्सिटी का मैं जिक्र किया था। मैं जामिया यूनिवर्सिटी और जेएनयू के छात्रों का भी प्रोटेस्ट में शामिल हुआ था।
ये सरकार की मंशा भारत को अनपढ़ बनाने की है, भारत को गरीब बनाने की है। इनके द्वितीय गुरु हेडगेवार के बाद MS गोवलकर, जिसकी किताब वी आर आवर नेशनहुड के अनुसार 95% लोगों को गरीब बनाना, 5% आदमी के हाथ में सत्ता का केंद्रीकरण देना, इसी का नतीजा है कि अडानी आज नंबर 1 पर पहुंच गया। जहां भारत की 99% आबादी की आमदनी में कमी आई है, लोग भुखमरी के कगार पर चले गए, घर परिवार चलाना मुश्किल हो गया, तो प्रधानमंत्री तो कहते हैं ना घर बसा हमारा, ना घर बसने देंगे तुम्हारा। अच्छा, UPSC के वॉलंटियर कह रहे हैं जो अब की बात मोदी सरकार है वो सिर्फ मोदी सरकार है, BJP सरकार नहीं है, उस पर तो टिप्पणी दी। पता नहीं आपने कहाँ सुना, ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। जब जब मोदी सरकार डरती है, प्रशासन को आगे करती है, और प्रशासनिक अधिकारी जो इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़कर आए हैं वो हमारे ही और आपके घर के बच्चे हैं, जो पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी में आए हैं, वही अपने परिवार के सदस्य हैं। लेकिन पहली बार सरकार ने अपने ही देश के लोगों को आपस में लड़ा कर, जिस तरीके से आपने रामायण देखी होगी, जो लक्ष्मण रेखा था तो माँ सीता ने लक्ष्मण रेखा पार की, चूंकि रावण ने भगवा वस्त्र पहनकर अपहरण किया। उसी तरीके से ये जो लक्ष्मण रेखा है बाबा साहब अम्बेडकर का, जो भीमराव अम्बेडकर की जो रेखा है, समता मूलक समाज, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, जो संविधान की रेखा है, अगर आप इसको पार करेंगे तो नरेंद्र मोदी जैसे ही निकम्मे निठल्ले लोग जो जनता पर जोर जुल्म करते रहे, सीधा सा बात है। और आप देख रहे हैं हम कितने, मतलब आप समझिए बदनसीब हैं, हमारे पूर्वज कितने खुशनसीब थे जिन्होंने देखा कि आज अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर खाजा टके सिर भाजा, जो जितना लुच्चा है उतना उच्चा है। जो देश के आज़ादी कराने वालों को गाली दे, ऐसे को कंगना को पद्मश्री दे दिया जाएगा। जो फर्जी घोटाला निकाले विनोद राय, उसको पद्म सम्मान दे दिया जाएगा। बैंक बोर्ड में ब्यूरो में चेयरमैन बना दिया जाएगा, रेलवे कायाकल्प में बना दिया जाएगा, BCCI का बना दिया जाएगा। आपने देखा था कि 1965 की लड़ाई में जो भारत के माँ के वीर सपूतों को शहीद करने वाला कमांडर, उसके बेटे अदनान सामी को पद्म सम्मान दे दिया जाता है। तो ये सब क्या है भाई? रजत शर्मा जैसे झूठे और मक्कार पत्रकार, जो आपकी अदालत इतना नौटंकी करता है, अब कहाँ है, मर गया वो कि जिंदा है? पूछिए कि क्यों नहीं दिखाता है। बच्चों 25-30 रुपये का पेट्रोल डीजल चाहिए, अब क्या तुम्हारे रजत शर्मा पिछवाड़े में डाल दिया पद्म सरारी के दलाली में? सवाल पूछता है भारत कि लोग जो स्तर मीडिया के लोगों ने आज देश में बनाई है, निश्चित तौर पर अगर ये देश की आज़ादी के समय होते तो देश आज़ाद नहीं हो पाता। आज देश को गुलाम बनाने के लिए भारतीय मीडिया के जितने पत्रकार हैं आवारा कुत्तों से भी गए गुजरे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ भाजपा के कार्यालय के बाहर खड़े होते हैं, वहाँ से विज्ञापन लेते हैं और ट्रेंड चलाते हैं। वो चीज़ें नहीं दिखाते हैं कि आज राजधानी में क्या हो रहा है, कानून व्यवस्था नाम की क्या चीज़ है, वो नहीं बताते। हर जगह हर गली में पॉकेटमारी होती है, हर होटलों में सेक्स रैकेट चलता है, हर चौराहों पर हेरोइन बिकती है, तो वो नहीं दिखाते। पॉल्यूशन कोरोना से भी ज़्यादा खतरनाक बीमारी है। तो पॉल्यूशन से क्या बच्चा क्या बूढ़ा, हर 5 में से 1 भारतीय बच्चों की मौत हो रही है, श्वास की बीमारी हो रही है, हृदय संबंधी बीमारियां हो रही है। तो सरकार पहले किसानों को बदनाम कर रही थी, जब टेरी का ARI का रिपोर्ट आया, कल कारखाने, कंस्ट्रक्शन और अवैध जाम, पार्किंग की समस्या, जो जाम है उससे भारतीय राजस्व की क्षति होती है। सरकार का उस पर एक विस्तृत वो होना चाहिए, तो नहीं होता है। बात क्या होता है, चूरी नहीं बेचने देंगे, तो ये नहीं करने देंगे। आज बीफ एक्सपोर्टर्स कंपनियां देखिएगा तो सबसे ज़्यादा किसकी कंपनी, आज जितने बीफ एक्सपोर्टर्स हैं, आज भारत नंबर 1 कैसे हुआ आप बताइए? किसका मीट बेचा जा रहा है, कौन सा सरकार बेच रही है? तो सरकार को उस पर कमल करना चाहिए। यहाँ हिंदू मुसलमान को लड़ा दीजिए, अगड़े को पिछड़े से लड़ा दीजिए, दलितों को लड़ा दीजिए और अपने आप सत्ता का सुख भोगिए। जहाँ सत्ताधारी दल को अस्पताल, ये तो शुरू से होता आ रहा, ये तो अभी 2014 आपके बाप दादा, अरे सुन तो लो पत्रकार महोदय, आपके बाप दादा खाना बदोश दे तो आप भी खाना बदोश बनोगे। आपके बाप दादा पैंट नहीं पहनते थे, चूंकि कपड़ा नहीं थी, तो क्या आप ही पहनोगे? जिन गलतियों को गिनाकर आप सत्ता में आए, उसमें सुधार करने की जरूरत है ना।
आपके हाथ में फ़ोन नहीं था तो आप क्या फ़ोन क्यों रखते हो? आप क्या कहो कि नहीं मैं वही काम करूं? ऐसा नहीं होता है। 7 साल हो गए। जहां बात सुधार की होनी चाहिए, जहां आप एक बात बताइए, 2014 से पहले क्रूड ऑयल का दाम कितना था? $105.71 प्रति बैरल। उस समय पेट्रोल 71 रुपये मिल रहे थे, डीजल 55 के 49 पैसे मिल रहे थे। उस समय घरेलू एलपीजी, सबसे बड़ा कारण एलपीजी के दाम बढ़ने के कारण भी प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। चूँकि जो 400 रुपये से कम की सिलेंडर थी, लोग आप पत्तों पर, लकड़ियों पर, तरह तरह के जो खेतों में फसलों के जो अवशेष होते हैं उस पर खाना बना रहे, तो पोल्यूशन फैल रहा। आप उस पर बात नहीं कीजिएगा। पहले बिजली नहीं थी तो आप कहना चाहिए कि चलो पहले भी नहीं थी तब भी नहीं। आप क्या मैंने सतयुग त्रेता में पहुंचाना चाहते हैं क्या? द्वापर में पहुंचाना चाहते हैं क्या? अरे भैया, आप 21वीं सदी में जी रहे हैं, जहां आपको भूल गए होंगे कि प्रधानमंत्री ने कहा था हर सांसद 5 गांव आदर्श बनाएगा, 35 गांव आदर्श बता दीजिए, हम बोलना बंद कर देंगे। आप बता दीजिए प्रधानमंत्री ने कहा था अरे सुनो, शौचालय तो बनाया है, शौचालय तो बनाया। पहले आपके पिताजी शौचालय नहीं जाते थे, बताइए आप नहीं जाते थे। 2014 से पहले देश में शौचालय नहीं था, मैदान में उधर खुले मैदान में। मैं यूपी गया, एक बुढ़िया माई आई, कहा बेटा हमारा लैटरिन खा गया बीजेपी का नेता। बोले कैसे माई? तब बोला हमारा 12,000 रुपया सेंशन हुआ था और 2,000 कमीशन नहीं दिए, तब अब खा गया। तब समझ में आया। बिहार में चारा घोटाला में लालू जी चारा खा गए। शौचालय घोटाला आपको पता है, सारे कागजों में पास हो गए। उत्तर प्रदेश में आवास योजना के नाम पर घोटाला है। आपने कभी जिक्र नहीं की कि प्रधानमंत्री बंगाल के चुनाव में लक्ष्मी देवी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। लक्ष्मी देवी कौन थी? केवट समुदाय की विधवा बहू, जिसको मलाह रायकबार कहते हैं, जिनके फोटो में विज्ञापन आए थे प्रधानमंत्री के साथ। उस 24 लाख लोग लाभान्वितों में से एक महिला का नाम, जो प्रभु श्री राम भव से सागर पार कराते हैं, उस प्रभु श्री राम को नदी पार कराने वाला केवट समुदाय की विधवा बहू लक्ष्मी देवी को आज बंगाल का चुनाव खत्म हो गया, फिर भी उसको लाभ नहीं मिला। आप उस पर नहीं बात कीजिएगा। सरकार विज्ञापन लगा देती है दिल्ली में चुनाव है। आप बताओ ना भैया। अरे भैया, इन्हीं विज्ञापनों के पैसे को आप अगर उत्तर प्रदेश में खर्च किए होते, दिल्ली का पैसा दिल्ली के सड़कों पर खर्च करेंगे, बिहार का पैसा बिहार में खर्च करेंगे, तो आपको फोटो लगाने की जरूरत क्या पड़ेगी? वेशभूषा उसको बदलना पड़ता है जो कुकर्मी होता है, जो ढोंगी होता है। चूँकि मेकअप इसलिए करता है कि अपना रियल चेहरा को छुपाता है। सीधा सा लॉजिक है। आप स्नो पाउडर कब लगाते हैं? जब आपका चेहरा काला रहता है, लगा लेते हैं। मुर्दा संख भी लगा लेते हैं कि लाल सेब की तरह दिखे। समझो बात को। तो ये जो विज्ञापन कराए, आप मेकअप करके आए हैं? हमरा तो भैया किसान के बेटे हैं, भर पेट भोजन खा लें वही बहुत है। अच्छा, आप किसान की बात करें, कल सिंधु बॉर्डर से लेके यूपी बॉर्डर तक ट्रैक्टर मार्च है संसद तक, उस पर थोड़ा टिप्पणी दीजिए। देखिए, पहली बार आज़ाद भारत में देश के आवाम को प्रदर्शन नहीं करने दिया जा रहा। प्रधानमंत्री के पैरों में मेहंदी है, मुंह में रसगुल्ला है। जहां किसान पूर्ववर्ती सरकारों में इंडिया गेट के वोट क्लब तक आता था, प्रदर्शन करता था, जंतर मंतर पर करता था। अन्ना हजारे ने भी किया। जो अन्ना हजारे मुजरा गा रहा है पता नहीं, कुंभकर्ण 6 महीने के लिए सोता, ये अन्ना हजारे 7 साल से सोया पड़ा है। मर गया कि क्या भगवान जाने, इसका जमीर मर गया। ये Z+ सुरक्षा लेके बैठा है। कहाँ है अन्ना हजारे? दिख रहे हैं आप? गांधी की भी तालों पर तलने वाले, गांधीगिरी कर रहा था। गांधी जी का ऐसा आदर्श था। गांधी जी वो व्यक्तित्व का नाम था जिन्होंने अपना कोट पैंट त्याग कर भारत को आज़ादी दिलाई। आज पूरे विश्व के आइकॉन के रूप में जाने। अन्ना हजारे कम से कम आपको तो केजरीवाल तो दिया, और आपको किरण बेदी दे दी, उपराज्यपाल बना दिया ना। लाला हरामदेव को व्यापारी बना दिया, जो आपको विज्ञापन देता है। कहो ना भैया, अरे भैया मुजरा गाने चल जाते हो आप लोग हैं। काहे आप लोग देश को गर्द में ढकेल रहे हो? मीडिया के लोग हो, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाते हो, और इतना स्तर गिरा लोगे जितना झुमका नहीं गिरा बरेली के बजाय। फिर आप मीडिया वालों को जो बुरा भरा कहते हैं, तो वो कौन से मीडिया, ये आज बिल्कुल क्लियर कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग समझते हैं कि जिनका इंटरव्यू लिया जा रहा है उन लोगों को आप कह रहे हैं। ये क्लियर कर दें आप। देश का आदमी सुनिए, जितना आप देश के आदमी को बेवकूफ़ समझते हैं वो नहीं है। सब समझते हैं देश के आदमी।
ये पब्लिक है, सब जानती है भाई। बता तो दीजिए। ये भारत की आवाम है, जब अपने पर बनाती है तो दुनिया के दो विश्व युद्ध के विजेता गोरे अंग्रेजों को 7 समुद्र पार खदेड़ देती है। ये भारत की मिट्टी है भाई। यहाँ चंद्रशेखर आजाद, खुदीराम बोस जैसे शख्स जन्म लेते। ये पूछना चाहेंगे, कॉरिडोर के ऊपर नवजीत सिद्धू ने इमरान खान को बड़ा भाई कह दिया और बाजवा से जाके गले मिल लिए। उसके लिए बीजेपी को एक अच्छा मुद्दा मिल गया आने वाले इलेक्शन के लिए, उसके ऊपर आपकी क्या टिप्पणी होगी? आडवाणी ने जिन्ना के मजार पर चादर चढ़ाई, ये बीजेपी के लिए मुद्दा क्यों नहीं है? नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान डे पर बधाई दी। भारत का प्रधानमंत्री दुश्मन डे के उस पर बधाई कैसे दे सकता है? क्या नरेंद्र मोदी को इस्लामाबाद, कराची की ही बिरयानी अच्छी लगती है? मुरादाबाद, हैदराबाद की बिरयानी अच्छी नहीं लगती है? क्यों? मतलब हमारा कुत्ता कुत्ता, आपका कुत्ता टॉमी, आपने किया तो लीला, दूसरे ने किया तो कैरेक्टर ढीला। पंजाब में बात सवाल सिद्धू का नहीं है। सिद्धू भाजपा के एजेंट के तौर पर है। सिद्धू के चक्कर में कांग्रेस ने कैप्टन को खोया, समझिए वही वाली बात हो जाती है। ये सब षड्यंत्र की बात है, ये सब कोई इशू नहीं है। और पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, हम सभी आपस में। कैप्टन अरविंदर सिंह समझिए अकाली दल के अरे सुन तो लीजिए, तीनों देश का हुक्मरान तीनों देश की आवाम को बरगलाता है। अगर वो तीनों देश अपने अपने देश के बारे में सोचे तो मैं सोचता हूँ कि भारत नंबर 1 कहलाएगा। जनता को तो समझना चाहिए, आम लोगों को समझना जनता चाहिए। सब समझती है। जनता को बरगलाने का काम, नफरत फैलाने का काम और बांटने का काम सदा से। आपने नाना पाटेकर की फिल्म देखी थी 100 में 99 बेईमान, फिर भी मेरा देश मान, साला एक मच्छर हिजरा बना देता है। आपने शोले फिल्म देखा था? शोले सीखो, रियल लाइफ है, रियल लाइफ में समानता है। साला एक मच्छर हिजरा बना देता है। बात ये लोग जिहाद पर कानून बनाते और अपनी बहन बेटियों को नहीं रोक पाते। हम जैसे हिंदू युवाओं से शादी नहीं करते, हमें राज्यसभा में नहीं भेजते, हमें मंत्री नहीं बनाते। बनाते किसको? शाहनवाज हुसैन को। बनाते किसको? मुख्तार अब्बास नकवी को। मतलब हमें और आपके हाथ में झंडा और डंडे देते कि आपस में लड़ो। बताओ कौन है फरजान करी? बताओ, सीखने की बात। तो मंत्री बनना आपको? भैया हमारा किस्मत के क्यों नहीं हो? हम किसी भाजपा नेता का दामाद क्यों ना बने, बनोई क्यों ना बने, जैसे मुख्तार अब्बास नकवी बना? बताओ, हमारा शक्ल खराब है, हमारे हाथ पर सलामत नहीं है, देखो 10 उंगली है, पैर का भी दिखाऊं? अरे वाह, मुख्तार अब्बास नकवी प्यारा लग रहा है? बना दिए दामाद मुख्तार अब्बास नकवी को। तो एक बात करते हैं आप। एक मैं आपसे एक बेहतरीन सा मैसेज चाहूँगा इस बात को आवाम को लेकर के कि डिवाइड एंड रूल के लपड़े से कब जनता बाहर निकलेगी? देखिए, ये सावरकर के लोग हैं, ये गोडसे और गोवलकर के लोग हैं, हेडगेवार के लोग हैं। देश जब आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, गोरे अंग्रेजों ने लाख प्रयत्न किए, कामयाब नहीं रहे। उन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को अपनाया। जिन्ना, हेडगेवार और हिंदू महासभा, आरएसएस का फुल फॉर्म रॉयल सीक्रेट सर्विस, इन तीनों को जोड़ा और 1941 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल प्रेसिडेंसी में सरकार बनाई थी। मुस्लिम लीग के फजाउल्लाह के साथ धर्म के आधार पर विभाजन की बात की। 1933 में हिंदू महासभा के लोगों ने अहमदाबाद के अधिवेशन में द्विराष्ट्र को सिद्धांत को पास किया था। सावरकर 1924 में गोरे अंग्रेजों से समझौता किया कि वो देश के आज़ादी की लड़ाई की जो कोई भी राजनीतिक गतिविधि रहेगी उसमें हिस्सा नहीं लेंगे। गांधी नेहरू कांग्रेस का विरोध करेंगे और मुसलमान का विरोध करेंगे। सावरकर नास्तिक था, भगवान पर भरोसा नहीं था, मीट मच्छी खाता था, सबको पता है। सुन लीजिए बात। दूसरी बात कि 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने गोरे अंग्रेजों को चिट्ठी लिखी और इन लोगों से जुड़े हुए लोगों ने भारत छोड़ो आंदोलन का बहिष्कार किया। इसके एवज में गोरे अंग्रेजों ने इनको गार्ड की नौकरी दी। 1943 में गुलाम हुसैन अहमदुल्ला खां और जिन्ना के साथ सिंध प्रेसिडेंसी में सरकार बनाई। अखंड भारत को खंड खंड किया। हिंदुस्तान पाकिस्तान के नाम पर 2 राष्ट्र बन गए। दूसरी बात, भगत सिंह के खिलाफ गवाही देने वाला हिंदू महासभा का प्रांतीय अध्यक्ष
सर सादी लाल, जिसके आज भी पश्चिम उत्तर प्रदेश में चीनी मिल है। मॉडर्न स्कूल किसका है भैया? ये सुजान सिंह पार्क किसके नाम से है भैया? आप समझिए। तो ये लोग वो लोग हैं, सावरकर 60 रुपया महीना पेंशन लेता था। सावरकर का जीजा भूखा लगता था गोरे अंग्रेज, किस बात का देता था भैया? बाकी को तो फांसी का फंदा मिला। आप सुनिए ना, सूर्य नारायण कौन था? हेडगेवार का दोस्त था, जिसने भगत सिंह के खिलाफ लड़ाई लड़ी। तो ये गोरे अंग्रेजों के आइडियोलॉजी को मानते हैं। ये भारत है भाई, ये साझी विरासत का देश है। यहाँ सभी जातियाँ, सभी धर्म, सभी भाषा और प्रांत के लोगों का समान। बिस्मिल ठाकुर, रोशन सिंह, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस, बिपिन चंद्र पाल, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, तमाम लाला लाजपत राय, मैंने तो ऐसे लोग हैं जो आपस में समाज में नफरत फैलाते हैं, राजनीति की रोटियां सेकते हैं। हमारा देश पिछले 7 वर्षों से नफरत की आग में झुलस रहा है, जिसका नतीजा है कि जो 2014 से पहले का भारत विश्व की तीसरी महाशक्ति थी, आज बांग्लादेश से पीछे हो गई। नफरत की कोई जगह नहीं है। हम तो पेड़ को इसलिए पूजते हैं, पेड़ में जल इसलिए चढ़ाते हैं, हमारे यहाँ पूजा की परंपरा है ना भाई, कि पेड़ जिंदा कैसे रहेगा? जो जल में जीव है तो हम मछली को दाना खिलाते हैं कि वो जिंदा रहेगा। क्या हम कुत्तों को भी खाना खिलाते हैं, हम गायों को खाना खिलाते हैं, हम पक्षियों को दाना डालते हैं। तो ये भारत है, यहाँ की भारत की सभ्यता संस्कृति में अनेकता शास्त्रों को पढ़ने की जरूरत है। धर्म एक सभ्यता है जो वहाँ के इन्वायरमेंट के हिसाब से और जो वहाँ की ज़मीनें हैं, वहाँ जिस तरीके की पैदावार होती है, जैसा मौसम होता है, धर्म के आवरण और जो धर्म ने आचरण बताया है उसी हिसाब से होता है। धर्म कोई मजहब नहीं सिखाता है आपस में बैर रखना, किसी के प्रति नफरत फैलाना। धर्म ये नहीं कहता है किसी का बलात्कार करना, किसी पर क्रूरता करना। धर्म शास्त्रों को अगर जो आदमी पढ़ेगा वो नफरत की बात नहीं कर सकता है। अगर किसी धर्म, आप कौन सा धर्म शास्त्र में दारू पीना वर्जित नहीं है? बताइए आप हमको। लोग दारू पी रहे कि नहीं? व्यभिचार करना किस धर्म शास्त्र में लिखा है? धर्म का उद्देश्य एक ही है, जहाँ मिट्टी है वहाँ मिट्टी की मूर्ति बनाकर पूजने की परंपरा है, और जहाँ नहीं है वहाँ बगैर मूर्ति की पूजा करने की परंपरा है। और जन्म से हर कोई इंसान ही है, समझिए। ये जो कालांतर में होती रही क्षेत्र के हिसाब से बात, तो जिन लोगों को राजनीति की रोटियां सेकनी थी, जिनको अपना व्यापार करना था, वो धर्म के नाम पर आपस में नफरत फैलाते। जय हिंद, जय भारत।